हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल एंड आज का सेशन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरा देखेंगे कि हमारा सी सेट और प्री यानी फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों का सिलेबस क्या है और इसे हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब सी सेट जो कराने वाले हैं वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। पहली बार सी सेट के बारे में दो बातें जान लो। क्या है ये? ओनली क्वालिफाइंग पेपर है। कैसा पेपर है? क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। दूसरी नंबर बात, कितना चाहिए भाई इसमें? 33%। कितना चाहिए? 33%। क्लियर है? तो एक एक करके देखते हैं सी सेट में है क्या क्या। ठीक, तो देखो, सी सेट का जो पेपर है वो पहले पेपर कैसा है? दूसरा पेपर है। ठीक है, प्री का पेपर पहला पेपर कहलाता है, यानी फर्स्ट पेपर होता है जिसमें जीएस का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? जीएस का। और जो पेपर सेकेंड है, ये सेकेंड पेपर, वो है हमारा सी सेट। ठीक है, ये है सी सेट। तो इसमें सिलेबस क्या क्या क्वालिफाई किया है जो है यूपीएससी ने? वो बोला है कि केवल हमें 33% स्कोर करना है। कितना करना है? 33%। ठीक, और ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो 33% कितना? 66 मार्क्स। 66 मार्क्स ओनली लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं भाई? 66 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स? 66 मार्क्स लाने हैं केवल। टोटल में 66 मार्क्स। तो सिलेबस क्या क्या है इसका? तो इसका सिलेबस अगर देखें तो पहली बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो है कंप्रहेंशन। क्या? कंप्रहेंशन। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना, कंप्रहेंशन को लाइव मत बना बैठना कि जो है भाई मैथ नहीं करेंगे, रीजनिंग नहीं करेंगे और कंप्रहेंशन करके इसी साइड में नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा सोचो तो बिल्कुल गलत सोचो। अगर ऐसा किसी ने कहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि कंप्रहेंशन में इतने क्लोज क्वेश्चन आते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस बने रहते हैं उनके ऑप्शंस में, या उनके ऑप्शंस में आप एलिमिनेट करने में बहुत डाउटफुल रहते हैं। ठीक है, या तो ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट ही नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सी सेट के अंदर। तो हल्के में नहीं लेना सी सेट को। अदरवाइज पता चला कि पूरी जीएस पढ़ डाले, प्री का रेडी हो गया, ठीक, जीएस प्री रेडी हो गया, पर सी सेट ही फेल हो गए। अब जब भाई सी सेट ही फेल हो गए, तुम्हारी प्री की कॉपी तो चेक होनी ही नहीं है, तो क्या मेंस क्या इंटरव्यू। ठीक है, हाँ, तो ये बात ध्यान दें। तो क्या मेंस और फिर क्या ही इंटरव्यू होगा। तो सी सेट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो है अब हमारे पास कितने टाइम बचा है? 10 अक्टूबर को शायद एग्जाम है, जो डेट आई थी फाइनल। तो और आज की डेट हमारी है 7। ठीक है, 7 सितंबर। तो देख लो कितना टाइम है, और इतने ही टाइम के अंदर हम पूरा सी सेट कवर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? और कोशिश रहेगी कि जो जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हो जाए जीएस के, क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी चल रही है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो ये बात। उसके बाद कह रहा है कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक जो है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी बोलचाल की लैंग्वेज के बारे में, इसके बारे में वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि हमें क्या चाहिए? वो बोल रहा है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए। यानी कि आपको रीजनिंग में पकड़ होनी ही चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं 66 को भी पार करके, तो आपको दो चीज़ों में पकड़ बहुत जरूरी होनी चाहिए। एक है रीजनिंग और दूसरा है मैथ। दूसरा क्या है? मैथ। और देखो ये दोनों ना 10th बेसिस पर हैं, कि जो है भाई जो तुम्हारी मैथ है वो 10th बेसिस से ज़्यादा नहीं आती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक, फिर वो क्या करें, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको जो डिसीजन मेकिंग वाले सवाल होते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं डिसीजन मेकिंग के, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं और बहुत अच्छी गेनिंग मार्क्स यहाँ से हम लोग पा सकते हैं। ठीक, अगर आप थर्ड की बात करें जो है, जो नेक्स्ट है हमारा, तो वो है जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक, तो सारे टॉपिक कवर करा जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। फिर उसके बाद क्या है, बेसिक न्यूमरेसी यानी नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे जितना भी डाटा इंटरप्रिटेशन है तुम्हारा, ये सब का सब कैसा है? 10th बेसिस का है। चाहे वो बेसिक मैथ की बात हो, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, मैं पहले बोल चुका हूँ। सबका सब कैसे कैसा है? सबका सब 10th बेस है।
यानी कि बहुत नॉर्मल पढ़ना है, बहुत नॉर्मल, लेकिन बेसिक भी आना चाहिए। जैसे कि 2020 में अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम से ही केवल 15 सवाल दे दिए थे। कितने सवाल? नंबर सिस्टम से 15 सवाल थे, ठीक। 15 सम यहाँ से आ गए थे। तो ये एक जैसे ऐसे बहुत चुनिंदा टॉपिक्स हैं, वो सारे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे नंबर सिस्टम है, आज शायद नंबर सिस्टम का लेक्चर आ जाएगा, कंफर्म है कि नंबर सिस्टम का लेक्चर आज मिल जाएगा सभी को, ठीक है। नंबर सिस्टम आज से चालू हो जाएगा, ठीक। और जीएस की क्लासें नहीं रुकेंगी, जीएस का जो चल रहा है वो पर्टिकुलर चलता रहेगा। और आज शायद मैं एंशिएंट हिस्ट्री का भी लेक्चर आपको दे दूं। एंशिएंट हिस्ट्री ध्यान दें, जीएस में जो है आपका मेंस कम प्री चलेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग मेंस को कवर करेंगे और प्री अपने आप कवर हो जाएगा। ये भी बात ध्यान दें, कैसे चलने वाला है, मेंस कम प्री चलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, जो उन्होंने सिलेबस क्वालिफाई किया है, कि वो कह रहे हैं कि हमें भाई इंटरप्रिटेशन चाहिए, क्या क्या, किसमें किसमें, चार्ट में, ग्राफ्स में, टेबल्स में, उसके बाद कह रहे हैं डेटा सफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है? तो ये भी 10th लेवल का है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और यही पूरा सी सेट का सिलेबस है। तो ध्यान दो, हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले हम लोग मैथ को कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैथ। फिर देन हम लोग रीजनिंग को कवर करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें आ गई ना, ये दो चीज़ें, तो सी सेट को पास करना एक आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत आसान है ये चीज़ रेडी करना, क्योंकि बहुत हायर नहीं है, सब 10th बेसिस है, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो है ये सिलेबस, ध्यान दो, सिलेबस को नोट डाउन कर लें, क्योंकि सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस ही पता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर टाइप से आप रेडी कर सकते हो। तो सिलेबस को चाहे 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, सिलेबस रेडी होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड इनसाइड द होल एंटायर कंपटीशन। बात समझ में आ रही है? तो चाहे आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मैं यहाँ सिविल की बातें कर रहा हूँ, यहाँ जरूरी नहीं सिविल के लिए है। अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है जो है मैं सी सेट के लिए ही बस पढ़ा रहा हूँ, तो जो है सी सेट के लिए बस होगा। अगर नंबर सिस्टम चलाऊंगा तो जो है वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है जो सी सेट में ही आप कर लोगे तो नंबर सिस्टम वहां से खत्म हो गया। डेप्थ में जाके बहुत करेंगे मैथ को, रीजनिंग को भी करेंगे, कि जो है जो आपके एसएससी में भी काम आ जाए। अगर मान लो बैंक का भी देने जा रहे हो तो बैंक में भी काम आ जाए। अगर मैं सी सेट लिख दिया कि जो है सी सेट की क्लास चलाने वाला हूँ, तो जरूरी नहीं सी सेट ही मैं चला रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉम्बो सिलेबस होते हैं ये हर जगह पे काम आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं कि GS1 का पेपर क्या है, जो प्री का है। देखो, क्योंकि प्री में निकालना क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते बहुत हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि आप इतना पढ़ते हैं कि समझ नहीं आता कि पढ़ना ही क्या है। इतना पढ़ते हैं, और पढ़ने का रीजन क्या बन जाता है, रीजन ये बन जाता है कि सिलेबस पता नहीं हो तो बस पढ़ते रहो। बोल देते भाई समुंदर है, पढ़ते रहो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। यार क्वेश्चन सिलेबस के बाहर जाता ही नहीं है, कंफर्म है ये बात? तो अब देखो, ये प्री का बहुत डिटेल सिलेबस है, ठीक, पूरा डिटेल सिलेबस है। तो अब देखो प्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहली बात, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, किसमें, हिस्ट्री की बातें कर लेते हैं सबसे पहले, हिस्ट्री में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में देखो, उसने टॉपिक को क्लासीफाई किया है कि भाई पढ़ना क्या क्या है। तुम्हें एक तो पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना है, ठीक है भाई, प्री हिस्टोरिक पढ़ना है, यानी कि जो हमारे हिस्ट्री के पहले का है। तो हिस्ट्री के पहले का टाइम कौन सा है, जहां पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। क्या नहीं मिलता? लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, वो है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी हमारा पाषाण काल। बात समझ आ रही है? कौन सा काल? पाषाण काल, पूरा स्टोन एज। तो अगर यहां से क्वेश्चन रेडी करना है तो केवल हमें इतना पढ़ना है प्री हिस्टोरिक में, चाहे वो फिर आपका पूरा पाषाण काल हो, चाहे वो आपका मध्य पाषाण काल हो, फिर चाहे आपका नव पाषाण काल। इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन सीधा क्वेश्चन वो पूछता है लोकेशन को लेकर के, प्री की बात बता रहा हूँ भाई, लोकेशन को लेकर के।
वहां पर जो एविडेंस मिले उनको लेकर के सीधा क्वेश्चन आता है कि जो एविडेंस मिला वो किस लोकेशन पर है, कोरिलेट करके क्वेश्चन दे देगा और फिर बाद में वही बोलेंगे जो है क्वेश्चन बाहर हो गया, बाहर नहीं है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से भाई पढ़ना है, अरे भाई जो आया हमारा कब से रहा भाई, आज से अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो हम लोग अबाउट लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 से 6 की बीच की। ठीक, यानी हम आज से 5 से 6 हजार साल पहले की बातें कर रहे हैं। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर पढ़ना कहाँ से चालू करें, तो भाई पढ़ना चालू करो उत्खनन किसने कराया सबसे पहले 1922 में, किसने कराया, राखालदास बनर्जी साहब ने। क्लियर है कि राखालदास बनर्जी साहब ने कराया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि इंडस रिवर है उसके किनारे जो पाई जाती सभ्यता है वही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। फिर उसके बाद आता है ऋग्वैदिक पीरियड। कौन सा, ऋग्वैदिक पीरियड। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक, फिर आता है जैनिज्म। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज और क्लासिफाई करता हूँ कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। अगर मैं बोलूँ कि हमारी हिस्ट्री कैसे है तो मैं सीधे बोलूंगा भाई हमारी हिस्ट्री उल्टा है। आपका तो यार ये अलग बातें करने लग गया, अब तो अभी तक किसी ने नहीं बोला कि हिस्ट्री उल्टा है। तो देखो उल्टा कैसे है हमारी हिस्ट्री। अगर हम पहले बात करें, सिंपल सी बात है, देखो हम लोग अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही चालू करें, किससे चालू करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, हम लोगों को यहाँ कैसी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, अर्बन सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी भाई, हर एक चीज परफेक्ट था। सिंपल सी बात यह है कि हर एक चीज जब वहां परफेक्ट था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई और उसकी जैसे सिविलाइजेशन आज तक हम लोगों को देखने नहीं मिलती। आज अगर हम बाहरी बात करें तो मेसोपोटामिया की जो है सिविलाइजेशन देख लो खत्म हो गई, लेकिन आज भी हमारे इंडिया के सिविलाइजेशन के एविडेंस अवेलेबल हैं। ठीक, तो मेरा कहने की मीनिंग ये है कि जब जब इंसान कठोरता के मार्ग में पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, कठोरता पे, तो उसने तब तब सरलता को पाने के रास्ते अख्तियार किए हैं। तब तक उसने तब तब उसने सरलता को पाने के रास्ते तैयार करने की कोशिश की, अख्तियार करने की कोशिश की है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई कर्मकांड नहीं थे, कुछ नहीं था, सब कुछ बड़ा बेटर चल रहा था। उसके बाद जब वैदिक पीरियड आता है, जब वैदिक पीरियड आया तो क्या हुआ, कर्मकांड आ गए, पूजा पाठ, रूढ़िवादिता, कितने सारी चीजें जो है, छुआछूत। अब एक बात और अगर कंपेयर करूं तो अर्बन सिविलाइजेशन जो थी हमारी इंडस वैली की, वहां पर मैटर क्या था, वहां पर मैटर केवल इतना था कि जो है न कर्मकांड थे और जो काम करने के लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कैसे थी, कर्म प्रधान थी। लेकिन जब जो है तुम वैदिक पीरियड आ जाता है तो कर्मकांड आ गए, है ना, पूजा पाठ आ गया, रूढ़िवादिता आ गई, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, छुआछूत आ गई। तो यहाँ पर जो हमारी व्यवस्था रही, बड़ी व्यवस्था, वो कैसी रही, जाति आधारित हो गई कि भाई ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ कैसा था, भाई शूद्र है, मान लो शूद्र भी है वो, अगर वो व्यापार करना चाह रहा है तो उससे व्यापारी बोल दिया जाता था कि भाई तुम व्यापारी हो। तो यानी यहाँ कर्म प्रधान थी, यहाँ जाति मूलक हो गई वैदिक में। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो फिर हुआ क्या, फिर जो है जाकर के यहीं से दो धर्म निकल आए, एक निकल के आया जैनिज्म और एक निकल के आया बुद्धिज्म। क्यों भाई, क्योंकि जो शूद्र थे उनकी तो बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी ना उस टाइम पे, वैदिक पीरियड में। ठीक, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये देखो ये मेंस का भी कंटेंट बन रहा है हमारा कि स्थितियां खराब हुई तो मैटर हुआ क्या, तो लोगों को क्या हुई, अब भाई लोग परेशानी तो फील करेंगे ही करेंगे। तो अब लोग कहां पहुंचे, सरलता से पहले कठोरता में पहुंचे, अब यहां से वो फिर से कठोरता से कहां का रास्ता तैयार करेंगे, सरलता का। क्लियर है।
फिर क्या होता है, अगर और आगे कहानी देखें, फिर हमारा देश अगर देखा जाए कबीलों में बटा हुआ था, तो क्या हुआ भाई, कबीलों में बटा था तो क्या करें, है ना। तो क्या थे, पहले जन थे, फिर बाद में क्या हुआ, और आगे आए तो भाई जनपद बन गए। बात समझ में आ रही होगी, है ना। पहले जन थे, यानी कबीले थे, सबके सब बटे हुए थे कबीलों में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जनपद आ गए। और फिर अगर आगे देखा जाए तो फिर क्या बन गए, महाजनपद बन गए। तो अब जब देखो यहां से जन से यानी कबीलों की थ्योरी से स्टार्ट करके हम देखेंगे कैसे हमारे जन से जनपद बन गए, और फिर जनपद से कैसे महाजनपदों का उदय होता है। तो ये महाजनपदों का उदय, फिर कितने महाजनपद आए हमारे, 16। और जो अखंड भारत जैसे बोला जाता है, वो किसने अख्तियार किया, वो किया अशोका ने। लेकिन अशोका हारे कहां, कलिंग के वॉर में। हारे नहीं मैं कह सकता, कलिंग के वॉर में। और सबसे ज्यादा ताकत अशोक ने कहां बर्बाद की, कलिंग के वॉर में, सबसे ज्यादा ताकत। अदरवाइज अशोका ने मोस्टली 15 से ज्यादा, मैं कह सकता हूं मोस्टली 16 के 16 महाजनपद उसने जीत लिए थे। तो ये थ्योरी पढ़ेंगे। फिर आगे बुद्धिज्म में देखो महाजनपद है, महाजनपद के बाद किसका उदय होता है भाई, मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में कौन आएगा पहले, सबसे पहले देखो चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि मौर्यन पीरियड की नींव किसने रखी, चंद्रगुप्त ने रखी। उसके बाद कौन है भाई, बिंदुसार है। उसके बाद फिर आते हैं अशोका, क्लियर है, फिर आते हैं अशोक। तो इससे ईयर वाइज कि जो है चंद्रगुप्त का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वहां पे चाणक्य का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, चंद्रगुप्त के टाइम पे क्या पॉलिसीज रही, कैसे चंद्रगुप्त ने मौर्यन एम्पायर की नींव को रखा। बात क्लियर है ना। देन उसके बाद अगर देखा जाए फिर आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड के बाद। तो हम यहाँ पे एक बात देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ मौर्यन पीरियड, कि मौर्यन पीरियड जो है जब अखंड भारत बन गया था, उसके बाद भी हुआ क्या, कि उसके बाद भी मौर्यन पीरियड खत्म हो गया, क्योंकि अखंड भारत उन्हीं ने बनाया, अशोका ने बनाया अखंड भारत को, पूरे 16 महाजनपद जीते उसने। तो क्या रीजन रहे कि वहां से डिक्लाइन होता है मौर्यन एम्पायर का। फिर आगे हम देखेंगे गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे। गुप्ता पीरियड को क्या बोला जाता है भाई, गुप्ता पीरियड को बोला जाता है गोल्डन एज। गोल्डन एज काहे के लिए, कल्चर के लिए। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि भाई अशोका ने यहां पर किन किन बातों को देखो उन्होंने बढ़ावा दिया। पहली बात, जब वो कलिंग के वार में हार गए, हारे नहीं, मैं हारा नहीं कह सकता, तो जब वो कलिंग के वॉर में इतना उन्हें घिन हो गई थी, एक तरह से नफरत हो गई थी, तो उन्हें क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चालू कर दिया था। क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, मैं भी ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चालू कर दिया, तो उससे हुआ क्या, तो उन्होंने जो है चैत्यों और विहारों का निर्माण कराए। अब ये चैत्य और विहार क्या होते हैं, जहां पर ये पूजा पाठ किया जाता है वो चैत्य होते हैं, जहां पर पूजा पाठ होते हैं, और जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उन्हें विहार बोला जाता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से चैत्य और निर्माणों के बाद अशोका ने स्तूप भी बनाना चालू किए, स्तूपों का निर्माण हुआ। अब उन्हीं के सीक्वेंस में गुप्ता पीरियड में जो है हमें किन का निर्माण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मंदिरों का डेवलपमेंट। मंदिरों का डेवलपमेंट हमें गुप्ता पीरियड के अंदर खूब देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है ना, मंदिरों का डेवलपमेंट, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, आता है हर्षवर्धन पीरियड देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे संगम पीरियड। अब देखो संगम पीरियड में
संगम पीरियड में केवल प्री में जो है सिलेबस है कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज को पढ़ो, जो हमारे दक्षिण भारत की रियासतें रहीं। कहाँ की? दक्षिण भारत की, केवल उन्हें पढ़ना है, पूरा का पूरा संगम पीरियड नहीं पढ़ना है। दक्षिण भारत में क्या क्या पढ़ना है भाई? जो दक्षिण भारत का कल्चर रहा, क्योंकि संगम एज से केवल क्वेश्चन कल्चर का आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, कल्चर को लेकर के आता है, वहां पर जो ग्रंथ रहे उनको लेकर के आता है। एनालिसिस करिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। क्लियर है ये बातें? आगे देखते हैं। अब हम बातें करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। तो देखो, हम लोगों को केवल प्री में कहां तक पढ़ना है? संगम एज तक, उसके बाद में। क्लियर है? फिर ध्यान दो, फिर आता है मिडाइवल इंडिया। तो मिडाइवल इंडिया में वो क्या कहता है? कहता है कि मेजर डायनेस्टीज ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया, यानी कि जो हमारा मिडाइवल इंडिया चालू होता है उसका स्टार्टिंग का पीरियड पढ़ना है, और उसमें कौन कौन से देखो शासक पढ़ने हैं। उसने बोला है कि प्रतिहार पढ़ो। किन्हें पढ़ो? प्रतिहारों को पढ़ो। फिर उन्होंने बोला कि पल्लव को पढ़ो। फिर उन्होंने बोला कि पल्लव के बाद चालुक्यों को पढ़ो, चालुक्यों को पढ़ो। फिर उन्होंने बोला कि राष्ट्रकूट को पढ़ो। यानी कि मिडाइवल के अंदर, मिडाइवल इंडिया के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर हमें केवल ये 4 शासक पढ़ने हैं। इन 4 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है। इनके जो है स्टेबलर कौन रहे, किन्होंने नींव रखी, और आगे कौन लेकर गए, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद देखा जाए तो आता है चोल्स एंड साउथ इंडियन किंगडम। आप देखो, फिर वो बोल रहे कि भैया जो है जब चोल आए, और चोल के बाद जो दक्षिण भारत में रियासतें आई उनके बारे में पढ़ो बस। फिर कहते हैं अर्ली मुस्लिम इन्वेंशन। आप देखो भाई, अर्ली मुस्लिम इन्वेंशन में क्या, क्योंकि यहां से अगर देखा जाए मुस्लिम्स में जब पहला अटैक होता है, कौन करता है पहला अटैक? मोहम्मद बिन कासिम। कुछ बताते हो, क्योंकि ये एक यहां से टाइम बिल्कुल चेंज होता है। ठीक, कौन अटैक करता है? मोहम्मद बिन कासिम। कब अटैक करता है? 712 में। क्लियर है? 712 में अटैक करता है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, है ना। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े राजा गए। फिर देखो 712 के बाद सीधे अगर एक इंपॉर्टेंट पीरियड पढ़े तो वो आता है 1526, जब बाबर अटैक करता है। कब अटैक करता है बाबर? 1526 में। तो वे 1526 से लेकर के 1707, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक। कहां तक? औरंगजेब की मृत्यु तक। क्योंकि औरंगजेब कब खत्म हुआ भाई? 1707 में खत्म हुआ ना। वहां तक पढ़ना। क्लियर है? तो इसी में तुम्हारा कवर हो जाएगा दिल्ली डायनेस्टी, इसी में कवर हो जाएगा अफगान, राजपूत, मुगल। तो देखो, अफगान, राजपूत और मुगल में क्या पढ़ना है? इनके बीच जो रिलेशन रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया रिलेशन क्या रहे, रिलेशन क्या रहे। अकबर की राजपूतों को लेकर पॉलिसी क्या रही? अकबर की राजपूतों को लेकर की पॉलिसी क्या रही? अफगानों के इंडिया को लेकर की पॉलिसीज क्या रही? क्योंकि इन्होंने पूरा भारत ही जीत रखा था, लेकिन एक ही चीज है जो ये जीत नहीं सके, वो है हमारे भारत का कल्चर। क्या है? भारत का कल्चर। ये कल्चर को नहीं जीत सके, इन्हें हमारे कल्चर में ढलना ही पड़ा। तो जब ये हमारे कल्चर में ढले तो फिर यहां से क्या निकल के आता है? आपकी एक थ्योरी निकल के आ जाती है, इंडो इस्लामिक कल्चर। क्या निकल के आता है? इंडो इस्लामिक कल्चर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इंडो इस्लामिक कल्चर, क्योंकि ये कल्चर नहीं बदल सके, सब कुछ बदल दिए। मंदिर तोड़े, मस्जिद बनवाए, लड़ाइयां की, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, पानीपत की लड़ाई हुई।
बात समझ आ रही है? पानीपत में 3 हुई, ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई मिडिल इंडिया के अंदर और जीते, लेकिन क्या नहीं बदल सके, कल्चर को ये लोग बिल्कुल नहीं चेंज कर सके, कल्चर नहीं जीत पाए इंडिया का। ठीक, तो ये सारी बातें हम बहुत ध्यान देकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बातें करें तो फिर आता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन एम्पायर। ठीक, क्या बोला कि जो है नॉर्थ इंडिया का एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है और कहाँ से चालू होता है। बात समझ आ रही ये बात। फिर हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर को, अभी मैंने डिफाइन भी कर दिया कैसे पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे मराठाज एंड द अदर इंडियन स्टेट्स। ये प्री का सिलेबस है, ये मैं अपना सिलेबस नहीं दे रहा हूं कि मैंने कोई बना सिलेबस दे दिया। ये प्री में यूपीएससी ने बिल्कुल ओपन बोल रखा है कि मुझे केवल ये पढ़ के आ जाओ और सिलेक्शन ले लो। बात समझ आ रही। फिर अगर बात करें तो आता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे होता है। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट आती है विजय एम्पायर की, विजयनगर एम्पायर की। क्लियर है? किसकी एस्टेब्लिशमेंट आती है? विजयनगर एम्पायर की। देखेंगे ऐसे भी बहुत डिटेल में। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। बात समझ आ रही किसकी? मॉडर्न हिस्ट्री की। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तो हम लोग कहां से चालू करते हैं? खासकर पुर्तगालियों से। कि पुर्तगालियों में 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा भारत आए। बात समझ आ रही है? स्वागत किया गया भाई राजा जमोरिन के द्वारा, राजा जमोरिन ने स्वागत किया। ठीक, और फिर यहां से इंडिया की ट्रेड चालू होती है अदर कंट्रीज के साथ। पुर्तगालियों के बाद, पुर्तगालियों से लेकर के फिर हम कहा आते हैं, जो हमारा मेन पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है ब्रिटिश पीरियड। क्या है? ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में क्या 1600 में क्या बनी? ईआईसी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर 1611 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अपनी पहली कंपनी कहां स्टेबल कर दी? मसूलीपट्टनम में, जो कि ये ऑफिशियली नहीं मानी जाती है इतिहास के अंदर। 1613 में कहां स्टेबल की? फिर आगे स्टेबल करते हैं अहमदाबाद, सूरत और गुजरात के अंदर 1613 में। पास में आ रही है? तो यहां पे देखो पहला उसने ओपन बोला है कि भाई तुम्हें पहले मुझे केवल एडवेंट ऑफ यूरोपियंस दे दो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में बताओ, कि ब्रिटिश एक्सपेंशन 1600 से लेकर के 1600 हम वहीं से लेंगे जहां से कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है इंग्लैंड के अंदर। 1600 से लेकर के 1947 तक का सफर कैसा रहा? बात समझ आ रही? लेकिन 1600 से नहीं जो है कि 1600 से 1947 तक इंडिया में रहे, ऐसा नहीं है कि पूरे से इंडिया में रूल करने आ गए। वो तो आए तो ट्रेड करने ही थे, उनका मेन पर्पस ट्रेड करना ही था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो राज करने लग गए। बात समझ आ रही? क्या करने लग गए? रूल करने लग गए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां इंडियंस ने बनाई। फिर हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857, क्योंकि 1857 के बाद बहुत सारे इंप्रूवमेंट आते हैं, बहुत सारे एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, चार्टर एक्ट आते हैं। बात समझ आ रही है? बहुत सारी चीजें आती हैं। 1813 में जो है कंपनी का पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मोस्टली एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है 1813 के एक्ट से। बचता क्या है? केवल चाइना के साथ चाय का व्यापार। किसके साथ? चीन के साथ चाय और कपास का व्यापार बचता है केवल कंपनी हाथ में। उसके बाद अगर देखा जाए तो कंपनी का एकाधिकार कहां से खत्म हो जाता है पूरी तरह से? 1833 से खत्म हो जाता है। जब कंपनी का अधिकार खत्म हो जाता है तो यहाँ कौन रूल करने लग जाता है? फिर यहाँ रूल करती है इंग्लैंड की महारानी। फिर आता है इंडिया के अंदर महारानी का शासन 1833 के बाद। वैसे तो कह सकते हैं 1813 से आ गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं।
जो है केवल एक एकाधिकार छोड़ रखा गया था कंपनी के लिए कि भाई तुम अभी चाइना के साथ चाय और कपास का व्यापार करते चलो। फिर हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश क्या रही, बात समझ आ रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कि इंडिया के अंदर इम्पैक्ट क्या पड़ा। फिर आएगा हमारा रिवोल्ट, 1857 की क्रांति, बात समझ आ रही है। फिर हम देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो अंग्रेज तो ये समझ गए थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दूसरी क्रांति होने में टाइम नहीं लगेगा। तो फिर आफ्टर 1857 एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस लेकर के आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन होगा फॉर मेंस भी और प्री भी। लेकिन ये प्री का सिलेबस है तो प्री के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर बातें करें, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज कि सिविल सर्विसेज यानी कि आपका सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट कैसे होता है। और सिविल सर्विसेज लेकर कौन आता है, लॉर्ड कार्नवालिस लेकर के आते हैं, बात समझ आ रही है। लॉर्ड कार्नवालिस लेकर के आते हैं सिविल सर्विसेज को, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस कि प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक। फिर हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पर्सनालिटी पढ़ेंगे, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद साहब हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद साहब हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद साहब हैं। फिर देखेंगे हम, जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लें, राजा राम मोहन राय साहब को देख लें, राजा राम मोहन राय, ठीक। और अगर देखें और किन्होंने अच्छा काम किया, हम यहाँ दयानंद सरस्वती को पढ़ लेंगे, दयानंद सरस्वती। तो ये कुछ है, पूरे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हम लोग यहाँ देखेंगे और इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है प्री का, यही मसाला है। फिर हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट, कितने किसान आंदोलन हुए, बात समझ आ रही है। फिर किसान आंदोलन के बाद देखेंगे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि हमारी जो है आजादी की असली लड़ाई कहां से चालू होती है, 1857 से ही चालू हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे 1857 से चालू। लेकिन नेशनलिज्म की थॉट कब आती है, ये बात देखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बातें करें तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेज में पढ़ेंगे, जो प्री ने भी जो है सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। 3 फेज कौन कौन से हैं, पहला है आपका 1905 से लेकर 1918 तक का, बात समझ आ रही है, कहां से कहां तक का, 1905 से 1918 तक का। यानी कि हम लोग यहाँ पर 15 नहीं 13 साल का 13 साल का एवरीथिंग देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकेंड फेज देखेंगे 1918 से लेकर 1919, बात समझ आ रही, 1918 से 1919, क्लियर, यानी 11 साल होगा लगभग में, 11 से 12 साल होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1930 से 1947 तक का। तो 3 फेसेस में इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद आएंगे हमारे गवर्नर जनरल्स आ जाएंगे, वॉइस रॉय आ जाएंगे, फिर ये बात है। फिर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, एम.एन. रॉय मांग कैसे रखते हैं, बात समझ में आ रही है। लाहौर कन्वेंशन में पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया जाता है, लाहौर कन्वेंशन में, बात समझ आ रही, हाँ, तो पूर्ण स्वराज घोषित कर देते हैं लाहौर कन्वेंशन में 1929 में। एम.एन. रॉय मांग करते हैं 1934 में, कांग्रेस मांग करती है, अगस्त प्रस्ताव आता है, उद्देश्य प्रस्ताव आता है फिर जवाहरलाल नेहरू का, और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है। और हम लोग कैसे डेवलपमेंट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का क्या, भारत शासन अधिनियम, क्लियर है। मेजर पोर्शन है ये हमारे संविधान का, ठीक। और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया जो है अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया,
क्योंकि डेवलपमेंट तो ऐसे ही हुआ ना भाई, दूसरों से ले लेके। उसके बाद देखेंगे आयरलैंड से क्या लिया, तो यहाँ से फंडामेंटल राइट ले लिए हमने, कहीं से हमने डीपीएस भी ले ली। तो कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट, 12 से 35। ये भी रिवाइज करते चलो यार, थोड़े थोड़े फैक्ट्स। डीपीएस भी कहाँ से कहाँ तक है भाई, 36 से 51। क्लियर है, क्लियर हो रहा है ना। कहाँ से कहाँ तक है डीपीएस भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी 36 से 51। अनुच्छेद याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 36 से 51। क्लियर है। फिर हम आगे देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। देख लो मैं किसका किसका सिलेबस बता चुका, पूरा डिफाइन किया सिलेबस हमने। जो है एंशिएंट देख लिया, मिडाइवल देख लिया, मॉडर्न देख लिया। अब किसकी बात आएंगी, अब कल्चर की बात आएंगी। तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े राजा गए, लेकिन क्या नहीं जीत पाए, हमारे देश का कल्चर नहीं जीत पाए, उन्हें हमारे देश के कल्चर में ढलना ही पड़ा। तो यहां से कैसा ये कल्चर निकल के आता है, इंडो इस्लामिक निकल के आता है। जब इस्लाम वाले आ जाते हैं, मुस्लिम अटैक्स होने लग जाते हैं, तो आर्किटेक्चर कैसा रहा, बात समझ में आ रही है, क्लियर होगा। फिर हम पढ़ेंगे इसके लेक्चर के बारे में कि हमारा स्थापत्य कला कैसी रही। फिर हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स के बारे में कि हमारी आर्ट कला कैसी रही, बात समझ में आ रही ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोएट्री ट्रेडिशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे न्यूमिस्टिक्स के बारे में, बात समझ में आ रही है। फिर हम पढ़ेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में। हम फिर पढ़ेंगे रिलीजन एंड लिटरेचर के बारे में। फिर पढ़ेंगे नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स, बात समझ में आ रही। तो ये बातें हम लोग सब एक एक करके कवर करेंगे, क्लियर है ना यार, बोल दो क्लियर हो तो बोल दो, ना हो तो बताओ, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी के बारे में, कंफर्म है, किसके बारे में देखेंगे, पॉलिटी। अब भाई पॉलिटी क्या बोलती है हमारी, हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट देखना चालू किया। कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट देखना चालू किया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव जरूरी तो है नहीं कि भाई 1947 में ही रखी गई, क्योंकि जो है रूल रेगुलेशन हमारे ब्रिटिश पीरियड से ही चले आए, और मैक्सिमम हमने रूल रेगुलेशन क्या लिए, एक तरह से उधार लिए, बात समझ में आ रही है। जो आर्टिकल हमारे 1935 के एक्ट में रहे, वही आर्टिकल हमने मैक्सिमम कहाँ रख दिए, संविधान में रख दिए, तो उठा करके। लेकिन संविधान निर्माता चाहते क्या थे, जो है संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारे देश का संविधान ऐसा हो कि नॉर्मल लाइफ में वो नॉर्मल बिहेव करें, और अगर सपोज करो कहीं चेंजेस आते हैं तो कठोरता के साथ बिहेव करें। यानी कुल मिलाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि सेंट्रल को सबसे ज्यादा पावर दी, सेंट्रल को, बात समझ में आ रही है, सेंट्रल को सबसे ज्यादा पावर दी गई, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पावर को दिया, ठीक। तो ये जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बात समझ में आ रही ना। एवोल्यूशन कैसे हुआ, 1773 का एक्ट आता है, बात समझ में आ रही है। फिर देन उसके बाद हम देखेंगे साइलेंट फीचर क्या है, कि सीलेंट फीचर हमारे हैं क्या क्या, फंडामेंटल राइट हो गए उसमें, और फिर अलग से भी पढ़ेंगे सीलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। केवल हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे कि भाई जो है हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या रही, कैसा है हमारा संविधान, बात समझ में आ रही है, विशेषताएं कैसी रही। एक बात ध्यान देना, और जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, तो एक बात को दिमाग से निकाल के बिल्कुल रख देना, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटिक्स नहीं, ये बात भी ध्यान देना। पॉलिटिक्स को हाथ भी मत लगाना, अदरवाइज एग्जाम तो एग्जाम रहा, दिमाग भी ना कचरा हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं, कि दिमाग भी कचरा हो जाएगा, ये ध्यान दे देना, ठीक। तो क्या पढ़ना है हमें,
पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटिक्स नहीं। यानी हम राज्य व्यवस्था को जानेंगे कि भाई हम IAS IPS बनने के बाद अपने देश की राज्य व्यवस्था को कैसे संभालेंगे, हमें कैसे रूल रेगुलेशन लाने चाहिए अपने पब्लिक के लिए, देश के लिए, ये बात है। बात समझ आ रही। फिर उसके बाद हम देखेंगे यूनियंस एंड इट्स टेरिटरीज, कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश कैसा है, राज्यों का संघ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 पहला आर्टिकल बोलता है कि हमारा देश राज्यों का संघ है। हमारा देश कोई उधार लिया हुआ नहीं है कि भाई तू दे दे तू दे दे, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्या है, हमारा देश राज्यों का संघ है। तो यानी राज्य जो है अपनी मर्जी से ऐड हो जाएगा, लेकिन निकल नहीं सकता। कोई राज्य अपने आप से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ आ रही। तो हम लोग ये बहुत आराम से पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे भाई? 1 से 4 आर्टिकल तक। ठीक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके सिटीजनशिप की नागरिकता कैसी है हमारे देश की। एकल नागरिकता है भाई, सबको पता है कैसी है, एकल नागरिकता है। यानी जो देश की नागरिकता है वही हमारे स्टेट की नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में देखा जाए, अमेरिका का फेडरलिज्म देखा जाए, तो अमेरिका फेडरलिज्म में कैसा है, वहां ड्यूअल नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है कि जिस स्टेट में रहो वहां की भी लो और देश की लो ही लो। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगा। तो कहां से कहां तक आर्टिकल है? 5 से 11। ध्यान कर से ना कहां से कहां पढ़ना है। मैं बहुत आसान नहीं भाषा में पढ़ाऊंगा, बहुत आसान भाषा में। तो सिटीजनशिप 5 से 11। ठीक, फिर आता है फंडामेंटल राइट, कि भाई संविधान निर्माताओं ने बोला कि लोगों के कुछ राइट हैं, कभी गवर्नमेंट मान लो डिक्टेटरशिप ना उतारू हो जाए, तो लोगों के राइट भी तो चाहिए। तो फंडामेंटल राइट आ गए। कहां से कहां तक है ये? 12 से 35 अभी बता भी आया था। फिर आता है हमारा, और लिए कहां से गए ये भी ध्यान लो, अमेरिका से लिए गए। अमेरिका से लिए गए। अमेरिका ने कहां से लिए? अमेरिका ने बिल ऑफ राइट से लिए। देख लो भाई, बड़े एक्सपेंसिव में बता रहा हूं, चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो इन बातों को, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? 12 से 35। ध्यान दो, भारत ने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। अमेरिका ने कहां से लिए? अमेरिका ने बिल ऑफ राइट से लिए। बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट कब बना? 1689 में। क्लियर है? फिर देन आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज। क्लियर है? यानी कि हमारे नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक आते हैं ये? हमारे 36 से 51। कहां से कहां तक? 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51। 36 से 51। कहा भारत ने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। आयरलैंड ने कहां से लिए? स्पेन से लिए। लेकिन आज ये लागू कहां कहां है? केवल भारत और आयरलैंड में, 2 ही जगह लागू हैं। स्पेन ने बनाया लेकिन लागू नहीं कर पाया। आप समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो स्पेन को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है ना, आयरलैंड को पढ़ना है, बस केवल इतना ध्यान देना है कि DPSP भारत के अंदर कैसे है और कहां से लिए गए। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारी जो है देश के प्रति, देश के लिए हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, एक नागरिक के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई भाई? कौन सा आर्टिकल है? 51 का। ध्यान दो, 51 का कब जोड़ा गया? 22वें संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। बात समझ में आ रही है? 22वां संविधान संशोधन कब? 2002। कंफर्म है? 2002। कौन लेके आया भाई? स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, याद कर लो। लो, फ्री का फैक्ट ही मिल गया, स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर है? तो कितने फंडामेंटल राइट बताए गए? 10। किस भाग में है? 4 का में है। कहां जोड़े गए ये? 4 का में या 4A में। क्लियर है? ठीक, फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस का सिस्टम कैसा है। बात समझ आ रही? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, बात समझ आ रही ना?
कि हमारे यहाँ पे गवर्नेंस का सिस्टम कैसा है। अगर हमारे यहाँ पे गुड गवर्नेंस लानी है तो कैसी आएगी भाई, गुड गवर्नेंस लानी है तो कैसी आएगी, क्योंकि आजकल तो जो है सब कुछ ई में चला गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक में चला गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो भाई गुड गवर्नेंस आएगी कैसे, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम गवर्नेंस करेंगे कैसे, हम देश को गवर्न करेंगे कैसे, हमारा सिस्टम गवर्नेंस का कैसा है, कैसा सिस्टम है गवर्नेंस का, ये हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर बात आती है यूनियन एग्जीक्यूटिव, बात समझ आ रही है। फिर बात करते हैं लेजिस्लेचर की, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, यूटी एंड स्पेशल एरियाज। क्लियर है। अब देखो थोड़ा थोड़ा इनमें भी बता देता हूँ, है ना, जैसे कि एक थॉट बना रहा है कि भाई हाँ पढ़ना क्या क्या है, ध्यान दे लो। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि संघ की एग्जीक्यूटिव कैसी है, स्टेट और सेंट्रल को लेकर के, बात समझ आ रही ना। हाँ, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो है जो एग्जीक्यूशन का सिस्टम है वो कैसा है, और उसके बाद देखेंगे कि जब लेजिस्लेचर की बातें आएंगी तो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। कितना है आर्टिकल भाई, आर्टिकल 79, क्लियर है। आर्टिकल 79 किससे मिलके बना हमारा पार्लियामेंट, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस। और पूरा अगर एक्ट बनाना तो भाई प्रेसिडेंट को भी तो चाहिए हमें, नहीं प्रेसिडेंट सिग्नेचर ही नहीं करेंगे तो बिल एक्ट कैसे बनेगा, बात समझ आ रही है। तो वहां लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को लेकर के, तो अब यहां से हम लोअर हाउस अपर हाउस में क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहां से पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद का गठन, क्या पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन जरूरी है ना, और उसी का जो एक नेता होगा वही होता है हमारा प्रधानमंत्री। भाई जो जो पार्टी जीत के गई उसी का जो मेन नेता होता है वो क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और प्रधानमंत्री किसकी सलाह से काम करता है, मंत्रिपरिषद के, और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। भाई जो पब्लिक हाउस है हमारा लोअर हाउस, उसी के प्रति उत्तरदायी है ना मंत्रिपरिषद। तो जो मंत्रिपरिषद रूल रेगुलेशन के लिए एडवाइस करेगी वही प्रेसिडेंट जा करके रूल रेगुलेशन बनाएंगे, वही लेजिस्लेचर हमारा रूल रेगुलेशन बनाएगा, ठीक। और उन्हीं रूल रेगुलेशन को बना करके किन्हें सौंप दिया जाता है, मिनिस्ट्रीज को, जो हमारे मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय के मंत्री को सौंप दिया जाता है। मंत्री कहाँ सौंप देते हैं, मंत्री सौंप देते हैं डेमोक्रेट्स को, यानी जो IAS IPS है। तो फिर एग्जीक्यूट कौन करता है लोकल में, IAS IPS, बात समझ आ रही है। IAS IPS एग्जीक्यूट करते हैं फिर पूरे सिस्टम को। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद आता है स्टेट लेजिस्लेचर। इसी तरह से जैसे हम सेंटर में पढ़ेंगे वैसे हम स्टेट में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो स्टेट में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, अच्छा चलो बता ही देते हैं, ठीक है। स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा, स्टेट में विधानसभा होती है ना भाई, और जहां जहां पर विधान परिषदें हैं वो पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है विधानसभा, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ऐसे हम लोग लोअर हाउस अपर हाउस कैसे भी पढ़ेंगे, बात समझे। विधान परिषद स्पेशल हाउस कैसे है, जिस तरह से राज्यसभा हमारा स्पेशल हाउस है तो उस तरह से विधान परिषद भी है, ठीक। तो ये बातें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, क्या पढ़ने वाले हैं फिर, लोकल गवर्नमेंट, यानी जो हमारी लोकल की गवर्नमेंट है वो पढ़ेंगे। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे भाई, हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था आई, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का कहाँ से हम लोगों को मिलता है देखने को, तो जो कमेटी जो बनाई गई थी, कौन सी कमेटी बनाई गई भाई, एक कमेटी बनाई गई थी अशोक मेहता, और एक बनाई गई थी बलवंत राम मेहता, बलवंत राम मेहता कमेटी, क्लियर है। अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राम मेहता कमेटी, बलवंत राम मेहता कमेटी की जो सिफारिशें थी वो मान हुई,
बात समझ आ रही है। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था बन गई। कैसे कि भैया पहले जिला होगा 706 में, फिर नीचे ब्लॉक कर लो, और ब्लॉक के नीचे भाई ग्राम होंगे, यानी कि पंचायतें होंगी। ये है हमारे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम। बात समझ में आ रही है कि जो जो जिले का जिला अधिकारी है उसे सुप्रीम बना दो, और जिला अधिकारी वहां के लिए रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए और उसे एग्जीक्यूट करे। क्लियर है। फिर उसके बाद आता है यूटी एंड स्पेशल एरियाज। बात समझ आ रही है। जो हम पढ़ेंगे यूटी एंड स्पेशल एरियाज। स्पेशल एरियाज में क्या पढ़ना है यार, ये देखो ये एक ना बड़ा क्यूरियस टॉपिक होता है कि क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं इनक्लेव्स। क्या पढ़ने हैं? इनक्लेव। इनक्लेव में क्या कि इनक्लेव वो होते हैं, जैसे मान लो कि कहीं हमारे दूसरे देश में हमारे देश की कोई लैंड पड़ी है, जैसे अभी हमारे किसके साथ हुआ था 2015 में, बांग्लादेश के साथ। बात समझ आ रही नहीं आ रही? संविधान संशोधन जब आया 2015 में, तो क्या हुआ था? 2015 के संविधान संशोधन में हुआ क्या था? जो इनक्लेव थे, जो बांग्लादेश के पास थे, जहां पर हम लोगों को पहुंचना मुमकिन नहीं था, उन्हें हम लोगों ने बांग्लादेश को दे दी। और जो बांग्लादेश के हमारे इंडिया के अंदर थे, इंडिया ने बांग्लादेश ने इंडिया को स्थानांतरित कर दिया। तो ये है स्पेशल एरियाज। और स्पेशल एरिया के साथ साथ स्पेशल जोन, यानी जो बॉर्डर इलाके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या जानेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। इंटरनल सिक्योरिटी मैटर जानेंगे, ये ध्यान देना। जब मेंस पढ़ाएंगे ना यार, तो सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, बहुत कंटेंट है। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान दे लो, 2022 अपना है यार, बस टारगेट है अपना कितना, 2022 में रिजल्ट चाहिए किसी भी हाल में। बात समझ आ रही है? देन नेक्स्ट आता है आपका जुडिशरी, यानी हमारे देश जुडिशरी कैसी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट। बात समझ आ रही है? इनके बारे में, लोकल कोर्ट, दीवानी न्यायालय। बात समझ आ रही है? ये सारी चीजें। अब भाई सुप्रीम कोर्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो उच्च न्यायाधीश है, सबसे सुप्रीम न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे सिस्टम है, एनजेएसी है क्या, एनजेएसी जो कमीशन है वो क्या है। बात समझ आ रही है? अरे भाई एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशरी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। कब आया? 2014 में आया। क्लियर है? ये हम जानेंगे कि जो इस कमीशन ने क्या क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है कि एक जो है जज बन सकता है, एडवोकेट कितना प्रैक्टिस करे कि जज बन जाएगा, है ना। ये सारी बातें फिर हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारे जैसे मान लो एनजीओ वगैरह हैं, तो हम सब यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है, एक बार में खत्म करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, हल्का सा याद हो, ये नहीं पढ़ना है कि जो है उसका मुद्दा क्या है। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद इलेक्शन। इलेक्शन यानी कि हमारा जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, पोर्टफोलियो सिस्टम वो कैसा है, हमारे देश का इलेक्शन का सिस्टम कैसा है, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक। प्रेशर ग्रुप्स यानी कि दबाव समूह। दबाव समूह, अभी दबाव समूह क्या होते हैं, जैसे मान लो बोल देते हैं ना कि युवा नेता किसान मोर्चा। भाई युवा नेता किसान मोर्चा ये क्या है, जब किसानों की बात आएगी तो किसान मोर्चा आगे खड़ा हो जाता है ना। लेबर की बात आएगी तो जो है लेबर के लिए जो हमारे ग्रुप्स हैं वो आकर के अपनी मांग रखते हैं, राइट रखते हैं। ये दबाव समूह है कि जो है अगर जब सरकार बातें नहीं मानती लोगों की, पब्लिक की, तो ये दबाव समूह एक्टिव होते हैं और अपने अपने पर्पज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से मांग रखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, यानी कि शासन।
शासन की प्रक्रिया कैसी है हमारे देश की, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि हमारे देश के IR दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो आपको पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका अमेरिका हो, USA हो, नेपाल हो, बात समझ आ रही है, बांग्लादेश हो, भूटान हो, कोई भी हो, म्यांमार हो। तो हम IR को कितने में पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो दो चीजों में बांट लेंगे, एक तो पढ़ लेंगे पड़ोसी देशों के बारे में, वे पड़ोसी के बारे में पढ़ लेते हैं अपने पहले, है ना। फिर पड़ोसी के बाद हम पढ़ लेंगे जो भाई पड़ोसी नहीं है, क्योंकि उनके साथ रिलेशन छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते, उनके बारे में पढ़ लेंगे। बस में तो क्या पढ़ेंगे, इनमें ग्रुप्स पढ़ेंगे। कैसे ग्रुप्स, जैसे मान लो बिम्स्टेक है, आसियान है, क्लियर है, सार्क है, कौन कौन से सफल हुए, कौन से सफल नहीं हुए, असफलता के कारण क्या रहे, ये सारी बातें कि हमारा सार्क इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर पाया पाकिस्तान की वजह से, है ना। तो ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है हमारा ज्योग्राफी का। ठीक, तो ज्योग्राफी में ध्यान दो, ज्योग्राफी में पहले एक बात ध्यान दो यार, मैं NCERT करा दूंगा, ठीक है, प्री का तो काम हो ही जाएगा। ज्योग्राफी में NCERT में प्री का काम हो जाना, टेंशन मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है किसी को। क्लियर है। तो जियोग्राफी हम लोग क्या क्या करेंगे, जनरल जियोग्राफी करेंगे। जनरल जियोग्राफी हम यूनिवर्स, अर्थ एवोल्यूशन, ठीक, तो हम ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में क्या क्या पढ़ेंगे भाई, सोलर सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम का स्प्रेड कैसे हुआ, वो फैला कैसे, कि मिल्की वेज क्या है, बात समझ आ रही है, आकाश गंगाएं हैं क्या, ठीक, सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अर्थ एवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, अर्थ एवोल्यूशन, कि हमारे धरती का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, क्योंकि हमारी अर्थ क्या थी, आग का गोला थी ना यार भाई। यही थ्योरी मिलती है ना कि पुच्छल ताराया टकराया सन से, और सन का एक पार्ट टूट करके नीचे गिर गया और ऊपर रहा ओशन में, पानी में, धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, लाइफ पॉसिबल होगी। क्लियर है, यही पढ़ते हैं सब। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग अर्थ का इंटीरियर पढ़ेंगे। अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या उसके पार्ट, अरे भाई सुन लो, अरे ठीक है, तो अर्थ के पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो, अभी मैं बता देता हूँ ये सारी बातें। ठीक, अर्थ के पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, ये अगर हम एक अर्थ का सेक्शन ले लें, क्या ले लें, एक मान लो ये ऐसे हमने कुछ अर्थ का सेक्शन ले लिया, ठीक है, ये अर्थ का हमारा सेक्शन है। फिर इसमें हमारा क्या है, ये सबसे पहले कौन सी है, सियाल है, जिसे भूपरपट्टी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सीमा कहाँ है, फिर हम पढ़ेंगे नीफे कहाँ है। अरे भाई डिवाइड है कि नहीं है हमारी डिवाइडर, पढ़ते हैं जोन के अकॉर्डिंग, सियाल कहाँ है, सीमा कहाँ है, नीफे कहाँ है, पास में वाली ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जियोलॉजी और रॉक सिस्टम। क्लियर है। फिर हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस मतलब क्या है, रॉक कैसे बनी और हमारे अर्थ का फॉर्मेशन चेंज कैसे हुआ। क्लियर है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। ठीक, उसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक। और क्या पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बाद, हम लोग जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी पढ़ेंगे। जियोसिंक्लाइन में हम लोग जो है फोल्ड माउंटेन वगैरह सब कुछ कवर कर लेंगे एक बार में, बार बार करनी, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स वगैरह सब कवर कर लेंगे। ध्यान देना थोड़ा सा लेक्चर्स की ना जो है टाइमिंग बहुत स्प्रेड रहेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें कवर करनी है, तो लेक्चर्स का जो है टाइमिंग बहुत रहेगा। हाँ, हो सकता है 1 से 1.5 घंटे का भी लेक्चर हो, तो बोर नहीं होना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन के बारे में। फिर पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कि हमारा जो भू परिदृश्य है वो पूरे दुनिया के अंदर कैसा है, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी को, यानी कि ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान। देखो इंग्लिश में मैं सिलेबस क्यों समझा रहा हूँ, सारी क्लास तो मैं हिंदी में लूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।
इंग्लिश में ये समझा रहा हूँ कि जो सिलेबस है ना यूपीएससी का, वो यूपीएससी का सिलेबस जो है इंग्लिश में ही मान्य है। ये नहीं कह सकता कि हिंदी में मान्य नहीं है, लेकिन जो बात उन लोगों ने इंग्लिश में लिख रखी है वही मान्य है। इस वजह से इंग्लिश का सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। कुछ इंग्लिश में रटो मत रटो, लेकिन सिलेबस रट लो एक बार, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर, हम पढ़ेंगे जो एक जल तंत्र कैसा है। हम पढ़ेंगे सबमरीन, हमारी रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, सबमरीन जो समुद्रों में है उसके फीचर्स कैसे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड सैलिनिटी के बारे में। बात समझ में आ रही है कि जो ताप और हमारी जो है सांद्रता जो है, सैलिनिटी, लवणता, बात समझ में आ रही है वो कैसी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, ओशंस के बारे में, करंट्स के बारे में, टाइड्स के बारे में। तो देखो सब कुछ कवर कर लेंगे कि जो हमारा ओशन है, ओशन से ही हमारी कैसी विंड आती है भाई, हॉट आ जाती है, यहीं से कोल्ड विंड आ जाती है। बात समझ में आ रही है। ट्रेड विंड आ जाती है, ट्रेड विंड आ जाती है, जिन्हें व्यापारिक पावनी बोला जाता है। तो एक बार में सारी चीजें ठीक। तो टाइड कब बनता है, टाइड कब बनता है भाई, अर्थ, मून और सन एक लाइन में आ जाए तो टाइड आ जाता है। जिसे ज्वार भाटा बोलते हैं कि भाई अगर पानी ऊपर चढ़ रहा है तो ज्वार और नीचे गिरे तो भाटा, यही है ना ज्वार भाटा। क्लियर है, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे मरीन सिस्टम को। फिर हम देखेंगे ओशंस, डिपोजिट्स एंड कोरल्स, कि हमारे कोरल्स कैसे बनते हैं। और जो है जो सबसे ग्रेट है वो ऑस्ट्रेलिया की है, कोरल लीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैसे बन गई कोरल लीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एज अ वो आइलैंड लगती है यार अगर देखा जाए तो, ठीक। ये सारी बातें हम कवर करेंगे एक एक करके। देन उसके बाद हम आएंगे क्लाइमेटोलॉजी में। किसमें आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी में। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में देखो हल्का डिफाइन करता हूँ कैसे, अर्थ के ऊपर चलेंगे, कहाँ, ऊपर। अब देखना कैसे पढ़ेंगे ऊपर। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर जोन है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, चाहे वो आपका समताप मंडल हो, बात समझ है ना, 5 है ना, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, और फिर कौन सी है हमारी लास्ट है सबसे, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, ध्यान दो पहले हमारे पास 4 ही थी, आयनो और एक्सो तो अभी का क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न है, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पर एक ही थी केवल, थर्मोस्फेयर। कौन सी थी, थर्मोस्फेयर। थर्मो को 2 में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। पहले एक ही थी थर्मोस्फेयर, क्लियर है। तो यानी कि ये हमारी 5 लेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, क्लियर है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, कहाँ से कहाँ तक है, क्या फीचर है उनके, ये सारी बातें। फिर हम पढ़ेंगे इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, कि हमारा जो है अर्थ से ऊपर जाने पर टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होता है, कि पूरे डिक्रीज हो जाता है, कि कहीं तक एक लिमिट में डिक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आइसोलेशन एंड हीट बजट। हीट बजट का मीनिंग क्या है, कि जो हमारी हीट आती है, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इसे, जो हमारी हीट आती है उसका कितना ट्रांसफर हो जाता है, और ये जो ट्रांसफर है और हीट की रुकने की प्रोसेस है, और यहाँ पर कितना रुकता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक। यही प्रोसेस कहलाती है हीट बजट, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है हीट बजट, क्लियर है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर मास, फ्रंट्स और साइक्लोन्स एंड जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स कहाँ आती हैं, ओशन से कौन सी आती है, गर्म कहाँ पे आती है, बात समझ आ रही है। साइक्लोन्स पढ़ेंगे, साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, एयर फ्रंट कैसे बनते हैं, 2 एयर टकराती हैं तो एक फ्रंट बन जाता है, कैसे बन जाता है, ये सारी बात है। एयर मास क्या है, कि एक बहुत बड़ा एयर का कोई जो है बॉडी है, वो कैसे एयर मास कहलाएगी, ठीक है, ये सारी बात है। फिर हम पढ़ेंगे विंड एंड प्रेशर बेल्ट। तो हम प्रेशर बेल्ट को जानेंगे, कैसे जानेंगे भाई, प्रेशर बेल्ट को ध्यान दो, ये भी ध्यान दे लो। जैसे ये है, मान लो क्या है, मान लो ये है, ठीक, हमारे जोन में डिवाइड है, हमारी इक्वेटर चली जाती है, कैंसर चली जाती है, कैप्रिकॉर्न चली जाती है, ठीक है। मैं मेन में लिख देता हूँ 0, 23.5 और नीचे 23.5। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई,
आ रही ना। तो इस अकॉर्डिंग जोन कहते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। प्रेसिपिटेशन शिफ्ट कैसे होती है, कोरियोलिस लॉ क्या है, फेरल लॉ क्या है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये कोरियोलिस और फेरल लॉ, ये सारी बातें। ठीक, अब हम फिर जानेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। ध्यान दो, प्री का ही है ये प्रेसिपिटेशन, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन क्यों उसने पूछा है, उसने ना यहाँ पे क्लाउड के बारे में देखो पूछा तुमसे, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्लाउड नहीं पढ़ोगे कैसे प्रेसिपिटेट करा लोगे भाई, है ना। क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर बारिश पढ़नी पड़ेगी, रैन पढ़ना पड़ेगा, रैन होती कैसे है, बात समझ आ रही। ये सारी चीजें इंटरनेट चीजें भी कवर करनी होंगी। उसके बाद पढ़ेंगे क्लाइमेट जोन्स ऑफ वर्ल्ड। तो दुनिया के क्लाइमेट जोन कहते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेट कहाँ पर है, ट्रॉपिकल कहाँ पर है, ट्रॉपिकल कहाँ पर है, इक्वेटोरियल कहाँ पर है, बात समझ आ रही। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम पढ़ेंगे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्लियर है। कैसे पढ़ेंगे, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मिट्टी की प्रॉपर्टी, मिट्टी की गुणवत्ता, बात समझ आ रही है, मिट्टी गुणवत्ता। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि अर्थ का सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंडियन हिस्ट्री, सॉरी इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी बोथ ऑल्सो, क्लियर है। वर्ल्ड जियोग्राफी बोथ ऑल्सो, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में, किसके बारे में, वेजिटेशन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ की वेजिटेशन कैसी है और वर्ल्ड में वेजिटेशन कैसी है। क्योंकि हमारे अर्थ को समझने के, यानी कॉन्टिनेंट को समझने के, एक वेजिटेशन भी बहुत बड़ा रीजन बनता है कि वेजिटेशन हमें कहीं कहीं का दूसरे लैंड मासेस का सेम मिल जाता है, तो जान जाते हैं कि ये लैंड मास हो सकता है इसका पार्ट रहा हो, क्लियर है ना, बात समझ आ रही है। जैसे अफ्रीका का कुछ जो है वेजिटेशन हमारे इंडिया में पाया जाता है, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं कि जो है इंडिया हमारा अफ्रीका का पार्ट रहा होगा, बात समझ आ रही है। ऐसा कॉन्टिनेंटल थ्योरी बोलती है कि इंडिया जो है हमारा किसका पार्ट रहा होगा, अफ्रीका का पार्ट रहा होगा। तो इस वजह से ये बहुत जानना जरूरी है वेजिटेशन हमारी कैसी है। फिर ध्यान दो, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी की, किसकी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी की। उसमें किसकी बात करेंगे, जियोग्राफी एंड सेंसस, बात समझ आ रही, डेमोग्राफी एंड सेंसस। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और फिर पढ़ेंगे इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड, फिर पढ़ेंगे सेटलमेंट, ठीक है। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे और ये बातें करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो अभी थोड़ा ना टाइम का शॉर्टेज भी चल रहा है मेरे पास, अदरवाइज मैं करंट अफेयर की क्लास भी बहुत जल्दी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। हाँ, द हिंदू करा दिया करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, द हिंदू करा देंगे मॉर्निंग में, क्लियर है, द हिंदू करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम इंडियन जियोग्राफी के बारे में। अब हमारी भारत की जियोग्राफी कैसी है, हमारे भारत का फीचर कैसा है, हमारा देश कैसा है, ये बात है। तो पहले हम पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफी। तो सीधी सी बात है यार, फिलोसफी में बोल देता हूँ, है ना। फिजियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, इंडिया की फिलोसफी पढ़ लेंगे पूरी, लैंड के बारे में। फिर पढ़ेंगे ड्रेन सिस्टम, यानी कि जल तंत्र या जल प्रवाह तंत्र, जल प्रवाह तंत्र। क्यों, क्योंकि हमारे देश में कई नदियां कहाँ से आती हैं, बाहर से आती हैं, जैसे चाइना हो गया, चीन से कई रिवर्स आती है ना। इन सारे बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ड्रेनिंग सिस्टम कैसा है देश का, क्योंकि ये सिंचाई वगैरह के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्लाइमेट, फिर पढ़ेंगे सॉइल इन इंडिया, ठीक है, भारत में मिट्टी, बात समझ आ रही। फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, फिर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन, फिर पढ़ेंगे सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन, फिर पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज, और फिर आएंगे हम मिनरल रिसोर्सेज में, ये बात। देन उसके बाद हम फिर क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी एनर्जी रिसोर्सेज। फिर हम पढ़ेंगे जो है एनर्जी रिसोर्सेज के बाद एग्रीकल्चर एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो भाई सिंपल सी बात है, जो हमारे मैटर आते हैं करंट में वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ज़्यादा इसमें स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर में करंट बहुत अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है। फिर पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, फिर पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में, फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, और फिर पढ़ेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, क्लियर है।
देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी के बारे में। किसके बारे में? वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी के बारे में। तो वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड सिटीज, फिर पढ़ेंगे लोकेशन इन न्यूज। अब हम देखें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, तो हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, फिर देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, फिर देखेंगे इकोसिस्टम को, फिर देखेंगे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को, फिर देखेंगे एडोप्टेशन ऑफ स्पीसीज एंड इंटरेक्शन को, फिर देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, और फिर हम देखेंगे बाद में एक्वेटिक इकोसिस्टम को, और फिर देखेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे चलती है? तो यानी कि यहाँ पे किसका रूल देखना है? लैंडमान का। बात समझ आ रही है? किसका? लिंडमान का रूल यहाँ पर सीधे से देखना है कि न्यूटन साइकिल की लिंडमान का रूल क्या था? लिंडमान का नियम था, सिंपल सी बात है बता देता हूँ, 10% एनर्जी का लॉ, 10% एनर्जी का लॉ था। ठीक है, कि हम जितना खाते हैं उसका हमें कितना मिलता है? 10% मिलता है, बाकी सब कहाँ चला जाता है? बॉडी की वर्किंग में। बॉडी जो है हमारी जो वर्क करती है, जो हमारे बॉडी पार्ट फंक्शन करते हैं, उनमें सारी एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। तो कितना मिलता है? 10% मिलता है। तो लिंडमान को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन साइकिल ट्रांसफर कैसी होती है? यहाँ सिंपल सी बात है कि इकोलॉजी का पार्ट होगा ये। किसका पार्ट होगा? इकोलॉजी का। क्यों? जैसे हम मान लो एक मैं फूड साइकिल बता देता हूँ। फूड साइकिल ध्यान दो कैसे, फूड साइकिल को ध्यान देना। जैसे सपोज करो हमारा प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स हैं, ये ग्रास ले लो, ये प्लांट ले लो। ठीक है, अब ग्रास को खाया किसने? टिड्डे ने खाया। भाई कौन खाएगा ग्रास को? ग्रास टॉपर, टिड्डा। अब टिड्डे को कौन खा गया? सपोज करो मेढक खा गया। भाई टिड्डे को कौन खा गया? मेढक खा गया। मेढक को किसने खाया? सर्प ने खाया। और सर्प को किसने खाया? सर्प को खाया बाज ने या चील ने। बात समझ आ रही है? तो सबसे बड़ा कौन हो गया? राजा कौन? चील इस साइकिल में। तो ये फूड साइकिल कि जो ग्रास की एनर्जी कैसे मिलेगी? 10% टिड्डे को मिलेगी, टिड्डे का 10% कैसे मिलेगा? मेढक को मिलेगा, मेढक का 10% कैसे मिलेगा? स्नेक को मिलेगा, और सांप का 10% कैसे मिलने वाला है? बाज या चील को। ठीक है, इसी तरह से हम पूरी फूड साइकिल को जानेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी में। तो बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर हम पढ़ेंगे एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटी। फिर पढ़ेंगे थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी। फिर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कैसे बचाना है हमें। फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज क्या होती हैं, कैसे बनती है स्टोरेज, ये सब बताएंगे। मैंग्रोव्स क्या है? जो है कोस्टल एरियाज की जो फॉरेस्ट है उन्हें मैंग्रोव बोला जाता है। कोरल रिलीफ्स क्या है, ये सारी बात जानेंगे। वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड में हम लोग थोड़ा सा ना जानते चलेंगे, क्या क्या बातें बताएंगे इसमें। हम लोग जो है रामसर संधि जानेंगे। क्या जानेंगे? रामसर संधि। बात समझ आ रही है? क्योंकि रामसर संधि ही वेटलैंड को क्या करती है? शामिल करती है यूनेस्को में। बात समझ आ रही है? जिन्हें रामसर प्लेसेस भी बोला जाता है, रामसर स्थल भी बोला जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद हम जानेंगे रिसोर्सेज डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट। क्या जानेंगे? रिसोर्सेज डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट। फिर जानेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फिर जानेंगे क्लाइमेट चेंज, और फिर जानेंगे एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, सरकार हमारी जो है एनवायरमेंट के लिए क्या क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज बना रही है, और उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है, ये सारी बातें जानेंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब देख लेते हैं इकोनॉमी का सिलेबस जल्दी से। देखो ये लेक्चर इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि सिलेबस मैंने दोनों बताया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो बोर नहीं होना है, लेकिन सिलेबस को पूरा समझना है। अदरवाइज बहुत पछताओगे, सच बता रहा हूँ। अगर सिलेबस समझ नहीं आया ना तो यार यूपीएससी छोड़ो, चपरासी नहीं निकलने वाला। सच बता रहा हूँ, रियलिटी लिख के ले लो मेरे से। ठीक, इकोनॉमी में हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहले मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, फिर हम जानेंगे माइक्रो। फिर इकोनॉमिक मेजरमेंट में जानेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स कैलकुलेशन। फिर जानेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर जानेंगे इन्फ्लेशन, कि हमारे यहाँ मुद्रास्फीति कैसे आती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है क्या। और यहाँ पे ध्यान दो यार, एक बात और मैं बता देता हूँ यार यहीं पे। ठीक है, थोड़ा सा ना, क्योंकि जब मेरी क्लासेस पढ़ो ना तुम लोग, तो मुझे क्या चाहिए, एक तुम लोगों के ब्रेन में माइंडसेट चाहिए। बिना माइंडसेट की क्लासेस में मजा नहीं आता। ठीक है, देखो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट है हाई टू हायर। क्या है? हाई टू हायर, यानी कि उच्च से उच्चतर की ओर जाने की ही प्रोसेस क्या है? डेवलपमेंट है भाई। उच्च से उच्चतर, बात समझ में आ रही है? उच्च से उच्चतर, हाई टू हायर, ये है डेवलपमेंट।
सीधे एक लाइन में। ग्रोथ क्या है? क्योंकि भाई क्लासिफिकेशन जो है इन टर्म में होते नहीं है, सब खिचड़ी पकाते थे, बोलते थे ग्रोथ भी वही है डेवलपमेंट भी वही है। अरे कहते हैं यार, है ना। देखो यहाँ पे ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है जो हमारी, वो होता है कि हमें सस्टेनेबल चलना है। कैसे चलना है? हाई टू हायर जाना तो है, जाना है हाई टू हायर, ये नहीं कह रहे नहीं जाना है, लेकिन सस्टेनेबल की जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भाई तो कुछ छोड़ दो, उनके लिए भी तो छोड़ दो कुछ। अगर सभी तुम ही लोग जो है यूज कर लोगे, हम ही लोग यूज कर लेंगे, तो आने वाली जनरेशन तो भाई रह जाएगी ना। आगे तो बहुत डेवलपमेंट करना है। तो ग्रोथ होती है सस्टेनेबल, क्लियर है। जिसे बोलते हैं समृद्धि। ग्रोथ के हिंदी में जान लो क्या बोलते हैं? समृद्धि। और डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? विकास। क्या बोलते हैं? विकास, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट जानेंगे मनी एंड बैंकिंग के बारे में। देखो यार, समझ लो फिर से यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग में क्या जानेंगे? मनी फंक्शन एंड क्लासिफिकेशंस, ठीक। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट। फिर हम जानेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे देखो, हम सीधी सी बात है कि हम जब चालू करेंगे ना, तो हम सीधी सी बात है कहाँ चालू करेंगे? बैंकिंग सिस्टम को लेकर के चालू कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे सारी चीजें एक बार में कवर हो जाएंगी। कैसे कवर हो जाएंगी वो मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि हम अगर गवर्नेंस को ही देखें तो हमें कितने टाइप की पॉलिसी चाहिए? 2 टाइप की पॉलिसी चाहिए। हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम को लेकर के, हमारे यहाँ मार्केटिंग को लेकर के टाइप कितने टाइप है? 2 टाइप है। एक है हमारी फिजिकल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति, ध्यान देना, राजकोषीय नीति। कौन बनाता है भाई? सरकार बनाती है। कौन बनाता है? सरकार बनाती है। दूसरा है हमारी मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी। बात समझ आई? कौन बनाता है? जो है हमारा आरबीआई कब आया? 1934 के एक्ट से आया। कब स्टेबल हुआ? 1935 में। खत्म बात, यही है ना, खत्म हो गई बात। इस तरह से हम इसे पूरा कवर करेंगे, क्लियर है। फिर हम जानेंगे पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, फिर हम जानेंगे बजटिंग के बारे में, फिजिकल पॉलिसीज के बारे में, सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, जीएसटी वगैरह कैसे है, जीएसटी में जो है कौन सा कमीशन बैठा है, ये सारी बातें, क्लियर है। पहले कैसा था? नीति आयोग क्या था? यह क्या है? बात समझ में आ रही है? नीति आयोग। उससे पहले योजना आयोग क्या था? नीति आयोग है, योजना आयोग था, ठीक है। तो योजना आयोग क्यों फेल हुआ भाई? प्लानिंग कमीशन क्यों फेल हुआ? नीति आयोग क्यों आया? जिसे थिंक टैंक बोला जाता है गवर्नमेंट का, थिंक टैंक है ये भाई। अच्छा, थिंक टैंक है तो कैसे थिंक टैंक है, ये सारी बातें, ठीक। उसके बाद जानेंगे प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग में मीनिंग जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे। बात समझ आ रही है? मीनिंग जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे। उसके बाद प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे। फिर 5 ईयर प्लान इन इंडिया कब आए और कब से कब तक रहे। फिर नीति आयोग। फिर हम जानेंगे ओपन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कैसे ट्रेड बैरियर लगते हैं, आपके जो है इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, एफडीआई कैसे आता है, एफडीआई के फायदे क्या हैं, लॉसेस क्या हैं, ये सारी बात। फिर जानेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूटीओ वगैरह है। बात समझ आ रही है? फिर जानेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, और फिर जानेंगे रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में, क्लियर है। करंट अफेयर। अब यहाँ पे ध्यान दो। फिर हम जानेंगे इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में, पॉवर्टी को जानेंगे, यानी गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी कैसी है हमारे यहाँ पे। बात समझ आ रही? क्या रीजन है, कितना सब कुछ बेरोजगारी हो गई। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को जानेंगे। फिर हम जानेंगे सबसे आखिरी में गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स। कितना क्या जानेंगे? गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स के बारे में। अब देखो, हमारा जो लास्ट पोर्शन बचता है, वो हमारा लास्ट पोर्शन क्या बचता है? जनरल साइंस का। किसका बचता है भाई? जनरल साइंस का, क्लियर है। तो जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक। फिर स्पेस के बारे में, देन उसके बाद आईटी एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिफेंस के बारे में, डिफेंस में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, डीआरडीओ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। न्यूक्लियर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर क्या होता है, एंड अदर मिसलेनियस इशूज। फिर हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, क्लियर है। तो ये ना हमारा पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ, कंप्लीट कंक्लूड कर दे रहा हूँ, ये हमारा प्री का सिलेबस है।
एक दिन मैं मेंस का सिलेबस भी डिफाइन कर दूंगा, टेंशन मत लो। मेंस का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करनी है चीजें, ये सब बता दूंगा। क्लियर है? मेंस का सिलेबस भी मैंने, देखो लेक्चर बड़ा क्यों हो गया ये भी रीजन दे देता हूँ यार, क्यों बड़ा हो गया इतना लेक्चर। देखो पहले हमने सी सेट डिस्कस कर लिया पूरा, सेकेंड पेपर, क्योंकि सी सेट की आज मैथ की क्लास आएगी। क्लियर है? सिलेबस पता होना जरूरी है। पता चला कि मैं मैथ पढ़ाना चालू कर दिया, पता चला पढ़ा क्या रहा हूँ, तो यही नहीं पता, सिलेबस नहीं पता तो फिर पता क्या होगा। बात समझ आ रही? सी सेट के बाद हमने क्या किया, पूरा जो है हमने जीएस का पूरा पार्ट 1 जो हमारा प्री में आना है, भाई इतना ही पढ़ लो यार, बहुत है, निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आज का ये था हमारा लेक्चर। अगर देखो फायदा हो रहा है, बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रहा है कि सिलेबस हो जाएगा, गारंटी है मेरी 2022 तक पूरा सिलेबस विद ऑप्शनल हो जाएगा। ये ध्यान दे लेना। मैं ऑप्शनल कौन सा पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 2 ऑप्शनल करा लूंगा। ठीक है? कौन कौन से करा देंगे, एक है आपका समाज शास्त्र वाला, ठीक है, और एक है आपका लोक प्रशासन। ठीक, लोक प्रशासन, ये 2 ऑप्शनल कराए जाएंगे, फुल नोट्स दिए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जिनके ये 2 ऑप्शनल है तो उनको कंग्रेचुलेशन, ठीक है, और जिनके नहीं है तो उनके लिए सॉरी है। बात समझ आ रही है? तो हो जाएगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना ना भूलें, सबसे पहली बात शेयर जरूर करें, ठीक है, और वीडियो आया करें, पूरा देखा करो, ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर बोलते हो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कैसे पढ़ें, कैसे करें, है ना? तो पैनिक होने से बेटर क्या है, चीज़ों को पूरा समझो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।